टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पीसीएस प्री परीक्षा 2025 की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आपने कैलेंडर देख ही लिया होगा और आरओ और एआरओ जो कि पिछली बार पेपर आउट होने की वजह से निरस्त हो गया था, संभावित डेटें जो कैलेंडर में दे रखी हुई हैं, जो आरक्षित डेट है उन्हीं में कहीं होगा, लेकिन आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। अब ये तो कोई मतलब नहीं होता है कि अब हम कब से स्टार्ट करें तैयारी करें, अगर ये बात ही आरओ और एआरओ के लिए बेवकूफी वाली बात है। ठीक है, तो आज हमने बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 प्रश्न लिए हैं इतिहास के। आपको समझना पड़ेगा कि अब टॉपिक कैसे पढ़ना है, उसकी समझ कैसे विकसित करनी है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, यहीं से मैंने प्रश्न दिए हैं अपने बच्चों के लिए, उसी की एक ये श्रृंखला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली मेरठ अभिलेख पढ़ा था। 1750 में स्टीफन टेलर ने दिल्ली टोपरा अभिलेख खोजा था। मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त द्वितीय को ब्रसल कहा गया है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? अब अंडरलाइन कर लेंगे, पूछा क्या असत्य पूछा है। चलिए पुनः एक बार जो ऑप्शन दे रखे हैं उसकी बात कर लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़े थे, वेरी गुड, ये तो सही है। 1837 में पढ़ा था, ये भी सही है, लेकिन दिल्ली मेरठ को नहीं पढ़ा था उन्होंने। यानी 1837 में जो धम्म लिपि पढ़ी गई, अशोक की लिपि जो पढ़ी गई, अशोक के अभिलेख जो पढ़े गए, ठीक है, उसमें दिल्ली मेरठ नहीं था, यह था दिल्ली टोपरा। मतलब जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 1750 में स्टीफन टेलर ने दिल्ली टोपरा अभिलेख खोजा था। सम्राट अशोक का खोजा गया पहला जो अभिलेख था वो दिल्ली टोपरा नहीं था, और यह था दिल्ली मेरठ। कौन सा? दिल्ली मेरठ। एक्चुअली में ये पहले मेरठ में था, दिल्ली में ये फिर सब तुगलक ले आए थे। पहले ये मेरठ वाला भी और टोपरा वाला भी, यानी जो टोपरा में था वो मेरठ में था, मेरठ वाला दिल्ली आ गया, टोपरा वाला भी दिल्ली आ गया, फिर उसका तुगलक ले आए थे, इसलिए दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा आपको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 1750 में स्टीफन टेलर ने खोया तो था, लेकिन ये दिल्ली टोपरा नहीं था, ये दिल्ली मेरठ था। इस तरह से ये ऑप्शन भी क्या है, ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त द्वितीय को ब्रसल कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस जो जानकारी देती है वो मौर्य पीरियड की हिस्ट्री यानी मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देती है, और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है, और इसे ब्रसल कहा गया, ये बात सही है। यानी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल कहा गया है। इस तरह से ये पॉइंट भी, ये तीसरा जो पॉइंट है ये भी गलत है। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो पूछा गया असत्य कौन से? अब तीनों असत्य हो गए, तो यानी उपयुक्त जो सभी हैं वे कैसे हैं? असत्य हैं। इस तरह से आपको बारीकी बारीकी पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट टू फैक्ट पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए रेफरेंस बुक को डिटेल में, एनसीईआरटी बुक्स को डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, कंठस्थ होकर पढ़ना पड़ेगा। आगे करें। दूसरा, सप्तांग सिद्धांत से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सप्तांग सिद्धांत राज्य से संबंधित है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में है, ये तो पॉइंट सही है कि इसका उल्लेख अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में किया गया है। मैंने बहुत डिटेल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को समझाया है, आज ही क्लास में है, और वहीं से मैंने ये प्रश्न आपके लिए टेस्ट में दिया है, जो मेरे छात्र हैं वो समझ रहे होंगे इसे। अंतिम सिद्धांत मित्र है, और मित्र को राज्य का मस्तिष्क कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अंतिम सिद्धांत मित्र है, ये तो सही है, लेकिन इसे राज्य का मस्तिष्क कहा गया, ये गलत है। चूंकि छात्र पढ़ने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंतिम सिद्धांत जो मित्र है इसे राज्य, इसकी तुलना राज्य के किस अंग से की गई है? मैंने बता दिया ये तो गलत है। इसमें स्वामी या राजा की तुलना राज्य के सिर से की गई है, ये पॉइंट सही है। यानी आपका 1 और 3 कथन जो है वो सत्य है, जो सत्य पूछा है। 1 और 3 का है, 1 3 ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, और जो मैंने बोला है
कि मित्र को क्या कहा गया है, राजा को क्या कहा गया है, ठीक है, अमात्य को क्या कहा गया है, दंड को क्या कहा गया है। इसकी मैंने पूरी टेबल आज ही बनवाई है, मुझे कमेंट बॉक्स में पेस्ट करके बताइए। आगे चले, मेगास्थनीज की इंडिका से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है? कौन सा कथन असत्य पूछा है? जैसा कि हम जानते हैं मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने पुस्तक लिखी इंडिका। और इंडिका में क्या क्या बातें लिखी हैं, उसमें कौन सी बात इसमें दे रखी है वो असत्य है। इसने भारत में 4 जातियों का उल्लेख किया है। पहला ही पॉइंट आपका आंसर इसका ये हो जाएगा कि इसने 4 जातियों का उल्लेख नहीं किया है, इसने 7 जातियों का उल्लेख किया है। एक कथन असत्य हो जाएगा, यानी जो राइट आंसर है हमारा वो ए है। लेकिन हम और भी ऑप्शन पर नजर डाल लेते हैं। इसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। बिल्कुल, ये जो कहता है अपनी पुस्तक इंडिका में कि भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि भारत में दास प्रथा थी। जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और नारद स्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जो दास प्रथा का उल्लेख करते हैं। लेकिन आखिर इसने क्यों कहा कि दास प्रथा नहीं थी? इससे भ्रम हो गया, क्योंकि सॉरी, जिस तरह से यूनान में दासों की बुरी हालत थी, दासों पर अत्याचार होते थे, वैसे भारत में नहीं होते थे। यानी यहां पर घर में जो दास रखे जाते थे उन्हें फैमिली मेंबर की तरह से ही, हालांकि डिस्टेंस थी, लेकिन उन पर अत्याचार नहीं किया जाता था। उन्हें कपड़े, खाना पीना सारी चीजें उपलब्ध रहती थी। इसीलिए जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस दशा में यूनान में दास थे, जिस स्थिति में यूनान में दास थे, उस परिप्रेक्ष्य में, उस दशा में भारत में नहीं थे। इसलिए इसे भ्रम हो गया कि भारत में दास प्रथा नहीं है। भारत में अकाल नहीं पड़ते, ये कहता है। अब चूंकि ये बहुत कम समय के लिए रहा और भारत वैसे भी 3 ऋतुओं वाला देश है, यहां पर हरियाली आप किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देती ही रहेगी, अकाल नहीं पड़ेंगे इसके समय। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का महास्थान अभिलेख जो कि बंगाल से प्राप्त हुआ, सोहगौरा ताम्रपत्र जो कि गोरखपुर से प्राप्त हुआ, वहां पर अकाल के समय अनाज बांटने का उल्लेख किया गया है। इस तरह से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़े थे। ठीक है, तो इसका यह कथन भी क्या हो जाएगा, अलग इसने किया है। और इसने नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का उल्लेख किया है। बिल्कुल, इसने नगर प्रशासन का भी उल्लेख किया है और सैन्य प्रशासन का भी उल्लेख किया है। और यह कहता है कि वहां पर 6 कमेटियां होती थी, प्रत्येक कमेटी में 5 मेंबर होते थे। टोटल मेंबर की संख्या करें चाहे सैन्य में चाहे आपके नगर प्रशासन में, तो 30 टोटल हो जाती थी। ठीक है, 6 × 5। ठीक है, आंसर तो इसका आपका यही हो गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा राक्षस की टीका किसने लिखी? ध्यान रखना, मुद्रा राक्षस की टीका की बात कर रहे हैं, केवल मुद्रा राक्षस की बात नहीं कर रहे हैं। कि मुद्रा राक्षस की जो टीका है वो ढूंढीराज ने लिखी है। किसने लिखी है? ढूंढीराज ने लिखी है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। हेमचंद की पुस्तक है परशिष्टि पर्वन, परशिष्ट पर्वन। ये जैन ग्रंथ है, जैन मुनि है। क्षेमेंद्र की है भ्रत कथा मंजरी, भ्रत कथा मंजरी। ये आपको याद होनी चाहिए, कूट प्रदान करने के लिए आ सकती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, अंतिम प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? जस्टिन एपिटोम, ये तो सुमेलित है। प्लिनी की नेचर हिस्ट्री है, ये भी सुमेलित है। सेल्यूकस की इंडिका, नहीं, इंडिका किसकी है? इंडिका मेगास्थनीज की। किसकी है? मेगास्थनीज की है। और ये सेल्यूकस का क्या था? मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये सुमेलित नहीं है। और सोमदेव की कथा सरित सागर है। इस तरह से मैंने आपको केवल आज छोटा सा पैटर्न बताया है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इतना डीपली पूछे जा सकते हैं। इस बार आपने देखा होगा पीसीएस में ठीक ठाक पुस्तकें पूछी गई थी, जो चर्चा में नहीं रहती हैं वो पुस्तकें पूछी गई थी हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अगर आयोग ने अपना पैटर्न बदल लिया है
तो आप भी अपना पैटर्न बदल लीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से फंसा, आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा। आप केवल रेफरेंस बुक पढ़ाइए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए और यूपीएससी के जो पेपर है अब उनको भी लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, अगर आपको आरओ और पीसीएस निकालना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं अब इन प्रश्नों की श्रृंखला की संख्या भी बढ़ाऊंगा और इनकी डेप्थ भी बढ़ाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।